गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में। और हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसमें हम मानव भूगोल को पढ़ रहे थे। बीए सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत अब तक हमने जो है मानव भूगोल, उसकी परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, प्रकृति और मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, ये सभी टॉपिकों को पढ़ लिया है। इसके बाद जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने आने वाला है, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। क्या नाम है आज के टॉपिक का? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मूल कह दीजिए, मूलभूत कह दीजिए, मूलभूत सिद्धांत। अंग्रेजी में लिख लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों को आज हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल में कौन कौन से मूल सिद्धांत चलते हैं और उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। देखिए, मानव भूगोल के मुख्यतः 3 मूल सिद्धांत चलते हैं। 3 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि प्रकृति में जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ को हम हमारे आसपास के वातावरण में देखते हैं, वो सभी चीज़, चाहे वो प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक हो, ये दोनों चीज़ें जो है हमेशा क्रियाशील रहती है। उदाहरण के स्वरूप, जैसे हम प्राकृतिक पर्यावरण में किसी चट्टान को देखते हैं, किसी पहाड़ी को देखते हैं, पर्वत को देखते हैं, तो वो हमेशा क्रियाशील रहती है। कैसे रहती है कि वो पहले तो उसका उत्थान होता है, धीरे 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 उसका उत्थान होता रहता है। उत्थान होने के बाद उसका धीरे 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 अपर्दन होता रहता है। इस प्रक्रिया में रोजाना उस चट्टान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, चाहे वो परिवर्तन सूक्ष्म हो, चाहे वो परिवर्तन विशाल हो। इन परिवर्तनों को हम एक क्षण के लिए भी नोट नहीं कर सकते। इसी तरीके से सांस्कृतिक में जैसे देखा जाए, मानव को देखा जाए, खुद को मानव जो है गर्भावस्था से लेकर के शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर वयस्कावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यहाँ तक की तमाम अवस्थाएं बालक के अंदर होती रही है। हम रोजाना हमारे शरीर के अंदर बाहर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों को हम एक क्षण के लिए भी नोट नहीं कर सकते। मानव के बाल, क्या आप मानव के जो बाल होते हैं वो काले से सफ़ेद होते हैं, क्या उसको आप नोट कर सकते हैं? जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, मौसम परिवर्तित होता रहता है। हमारे सामने आसपास जितने भी वृक्ष हैं, प्रतिदिन इनकी नई नई पत्तियां खिलती रहती है, फूल खिलते रहते हैं, पत्ते खिलते रहते हैं। क्या हम इनको नोट कर सकते हैं? लेकिन ये क्या है, परस्पर लगातार ये क्या है, क्रिया करते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में इस सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्रकृति में जो भी चीज़ है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो, सभी चीज़ क्रियाशील है। ये सिद्धांत जीन ब्रुंच महोदय के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पार्थिव एकता का सिद्धांत आता है। पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, इसका मतलब यह होता है कि प्रकृति में जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है, चाहे वो मानवीय चीज़ हो, सांस्कृतिक चीज़ हो, प्राकृतिक चीज़ हो, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी एक ही चीज़ का अंग है, एक दूसरे से परस्पर रिलेटेड है। यानी कि उन सभी में एकता पाई जाती है, यूनिटी पाई जाती है, तभी जाकर के वो काम कर सकती है। ये दूसरा सिद्धांत है। विडाल डी लाब्लांश और रेडजेल ने इसकी व्याख्या की है। यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है, वो चीज़ें एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित रहती है। ये पार्थिव एकता का सिद्धांत बतलाता है। यानी कि प्रकृति में जहाँ भी आप जाओगे, आपको एकता दिखाई देगी, संपूर्ण एकता दिखाई देगी। जैसे कि मान लीजिए किसी एक जलवायु प्रदेश में जाते हैं, किसी एक भौतिक प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, लोक मान्यताएँ आपको एक सी नज़र आएगी। चाहे उनमें कुछ अंतर जरूर हो, लेकिन वहाँ की सारी भौगोलिक स्थिति आपको एक सी नज़र आएगी, और वो किसी एक माध्यम की वजह से पूरा एक जलवायु तंत्र वहाँ का बनता है।
वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ किसी एक एक तत्व की वजह से कनेक्टेड होती है। इसको पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा सिद्धांत जो आता है इसमें वातावरण समायोजन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है और प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए जितने भी कार्य करता है वो सब उसके समायोजन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, तो इसको समायोजन का सिद्धांत कहते हैं। 3 सिद्धांत मुख्यतः चलते हैं मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में, तो इन तीनों सिद्धांतों को हम लिख लेंगे। पहला सिद्धांत लिखिए आप, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। तो ये 3 सिद्धांत मुख्यतः चलते हैं। इन तीनों सिद्धांतों को आप डायग्रामेटिकली तरीके से जिस प्रकार के मैंने आपको कई सारे डायग्राम बनाए हैं उन डायग्रामों के अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो। इसको लिख लीजिए। इसके बाद नंबर 1 करके डाल लीजिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। नंबर 1 डाल लीजिए आप, क्रियाशीलता का सिद्धांत। मिटा देता हूं इसको। तो इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। जीन ब्रुंश महोदय के अनुसार भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। जो किसी न किसी प्रकार में किसी न किसी प्रकार से मानव को प्रभावित करता है। पृथ्वी भी स्वयं गतिशील है और सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं
मानव भी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रतिक्षण प्रतिपल क्रियाशील रहता है। वह शिशुअवस्था, शैशवावस्था बोलते हैं इसको, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक परिवर्तित अपने शरीर में, बुद्धि में, व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। अतः कहा जा सकता है कि सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व परिवर्तनशील रहते हैं। उनकी वृद्धि और परिवर्तन को हम क्षण भर के लिए भी नोट नहीं कर सकते। नदियाँ, इसके आगे लिखना, नदियाँ लगातार पहाड़ों का अपरदन करके नदियाँ लगातार पहाड़ों का अपरदन करके अवसादों को समुद्र में जमा करती रहती है। समुद्र से वाष्प बनकर जल वर्षा और ग्लेशियरों के रूप में परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद लिखते हैं हम ऊपर,
पृथ्वी तल पर, इसके बाद लिखिए नीचे से, पृथ्वी तल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों को हम निम्न 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पृथ्वी और उसके ग्रहीय संबंध। दूसरा है सौरिक ऊर्जा। तीसरा है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ। चौथा है जैविक शक्तियाँ। पांचवा है मानव शक्ति। और छठा है गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ। देखिए, पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाले कुछ शक्तियां हैं जिनको जीन ब्रोंज महोदय ने नोट किया है। वो शक्तियां कौन कौन सी है? पृथ्वी और उसके ग्रहीय संबंध। पृथ्वी और उसके ग्रहीय संबंध से मतलब है पृथ्वी हमेशा जो है गति करती रहती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और अपनी कक्षा में भी घूमती है, और उसके ग्रहों से निश्चित संबंध है, यानी कि वो प्रतिदिन प्रतिपल क्रियाशील रहती है, और उसके ग्रहीय संबंध जो है वो भी परिवर्तनशील और क्रियाशील रहते हैं हमेशा। इसके अलावा सौर्य ऊर्जा की बात करते हैं। सौर्य ऊर्जा से हमको सूर्य का तापमान मिलता है, तापमान की वजह से जलवाष्प बनता है, जलवाष्प गर्मी, ओस, पाला, धुंध, ये वगैरह जितनी भी तमाम तरीके की जो जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती है वो सूर्य के तापमान के ऊपर निर्भर रहती है। तो सौर्य ऊर्जा भी पृथ्वी तल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ हैं। इसके अलावा पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों की बात करें, विवर्तनिक शक्तियाँ, कुछ शक्तियाँ मंद गति से कार्य करती है, कुछ अचानक होती है। मंद गति से करने वाली शक्तियों में जो है पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है। वो धीरे 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 करके जो है कई करोड़ों सालों में जो है एक पर्वत का निर्माण होता है। वही अपर्दनकारी शक्तियाँ भी वैसा ही काम करती है, उसके जस्ट विपरीत। इसके अलावा कुछ अचानक होने वाली शक्तियाँ हैं, जैसे जयपुर में जैसे बाढ़ आई। इसके अलावा भूकंप हुआ, ज्वालामुखी, ये अचानक जो है परिवर्तित कर देती है। तो ये भी क्रियाशील रहती है। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जिसको विवर्तनिक शक्तियाँ बोलते हैं, ये क्रियाशील रहती है हमेशा। हम क्रियाशीलता का सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। जैविक शक्तियाँ किसको बोलते हैं? जैविक शक्तियों में आपका मानव आ गया, जीव जंतु आ गया, पेड़ पौधे, वनस्पति वगैरह, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये भी क्या है? क्रियाशील रहती है। ये जैसे जैविक शक्तियों में आप पेड़ पौधों को ले लीजिए। पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो अपर्दन के कार्य से रोकती है, और भूमि में अपर्दन, भूमि को जीर्ण क्षीण भी बनाती है। इसके अलावा जो जीव जंतु है खोखला करते हैं मिट्टी को। ये क्या है? तमाम चीज़ें जो हैं क्रियाशील रहती है। जैविक शक्तियाँ हो गई है। मानव शक्ति, मानव तो आपको मालूम है ही, परस्पर हमेशा जो है ये मानव क्रियाशील रहता है। क्रियाशील करते जिस पृथ्वी को मानव ने नियंत्रित कर रखा है, एक तरीके से कह दिया जाए तो हमारे आसपास की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सब मानव ही करता है, मानव द्वारा ही नियंत्रित होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी आप समझ सकते हो। जितनी भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई भूमि का उत्थान ऊपर की तरफ हो रहा है, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके पीछे कार्य नहीं करे तो इतना उत्थान हो जाए कि आसमान छू जाए वो चीज़ें। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे खींचने का कार्य करती है और एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत था, जिसमें तमाम चीज़ें जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक सभी चीज़ें क्या रहती है? परिवर्तनशील। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसको हम नोट नहीं कर सकते। ठीक है, समुद्री जल वाष्प बनकर उड़ता है, नदियाँ जो है पहाड़ों को काटती है, अवसाद जमा करती है, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को नोट नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए आप इसको, मैं शाही डाल के लेकर आता हूँ इसमें।
चलिए मिटा देते हैं इसको। अब इसके बाद आप दूसरा लिखिए। दूसरा जो था वो है हमारा पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। नंबर 2, पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है विडाल डी लाब्लांश फ्रांसीसी विद्वान है। विडाल डी लाब्लांश ने अपनी पुस्तक किसमें दिया था? एजेंट। इनकी एक पुस्तक है एजेंट। उस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिखिए इसमें, अगर संपूर्ण जगत में भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाए तो हम यह पाते हैं कि संपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। इसके बाद लिखिए आप अगली लाइन से पैराग्राफ चेंज कर दीजिए और लिखिए फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में, फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में इन्वर्टेड कोमा में लिखना स्टार्ट कीजिए। वातावरण के सभी तत्व, याद कर लेना इसको, वातावरण के सभी तत्व चाहे वो जड़ हो या चेतन, जड़ हो या चेतन का मतलब, जड़ का मतलब स्थिर, चेतन का मतलब गतिशील, स्थिर या गतिशील, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद। क्या बोला रेटजेल ने? वातावरण के सभी तत्व चाहे वो जड़ हो या चेतन, स्थिर हो या गतिशील,
एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहता है? दुनिया में इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें सब एक दूसरे से रिलेटेड है और एक इकाई के रूप में वो काम करती है, सब संयुक्त रूप से जुड़ करके कार्य करती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में उदाहरण लिखिए इसका। समान प्रकार की जलवायु में एक जैसे जीव जंतु, वनस्पति, सांस्कृतिक गतिविधियां पाई जाती है एवं वहाँ की मिट्टी और वनस्पति भी एक जैसी ही मिलती है। उदाहरण जैसे लिखिए, खुद ही उदाहरण है। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर आपको जानवर भी अलग मिलेंगे। ऐसे जानवर मिलेंगे जिनको प्यास कम लगती हो, पानी की कम आवश्यकता हो, चमड़ा उनका मोटा हो। वनस्पति की बात की जाए तो ऐसी वनस्पति आपको मिलेगी जिसके पत्ते कम हो, कांटे ज़्यादा हो और जिनकी जड़ें गहरी हो। सांस्कृतिक गतिविधियाँ वहाँ पर अलग मिलेगी। तो ये सभी क्या है, एक प्रदेश विशेष की एक एकता को दर्शाती है। इसी को पार्थिव एकता कहा जाता है। मिटा देते हैं इसको। इसके बाद लिखिएगा आप रेड जेल के अनुसार एक बात और लिखनी है अपन को। रेड जेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखा है कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, प्रत्येक स्थान के भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्रत्येक स्थान के भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है। भौगोलिक दृश्य जितने भी दिखाई देते हैं वहाँ के वातावरण से संबंधित है। और वातावरण क्या है? भौतिक दशाओं का एक योग है। कुल मिलाकर के बात एक ही चीज़ पे आ रही है, वहाँ के भौगोलिक दृश्य जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वातावरण के ऊपर। और वातावरण किसके ऊपर डिपेंड है? भौगोलिक दृश्य के ऊपर। तो कुल मिला के सभी में एक दूसरे से परस्पर संबंध पाया जाता है। इसी संबंध को पार्थिव एकता के नाम से जाना गया है।
इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं ब्लांश और ब्रुंस ने क्या कहा है। दोनों गुरु शिष्य है, ब्लांश गुरु है और ब्रुंस इनके शिष्य है। ब्लांश और ब्रुंस के अनुसार किसी भी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे जीव जंतु, वनस्पति और मानव पाए जाते हैं, वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। और ये सब अपनी पारिस्थितिकी से समायोजन करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि आखिर में लिख देंगे हम, अतः कहा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले संपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों में एकता पाई जाती है। जिसे पार्थिव एकता, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी की, पार्थिव एकता कहा जाता है। देखिए समय की कुछ सीमाएं हैं, इस वजह से आज का ये वीडियो हमको यहीं पे समाप्त करना होगा। इसके बाद हम तीसरा जो सिद्धांत है मानव भूगोल का, वो तीसरा सिद्धांत हम देखेंगे, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।